नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल आरसी स्टडी पॉइंट पर। अगर जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की बटन को दबा लें, क्योंकि जो मेरी वीडियो अब पढ़ने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियो कुछ लंबी हो जाती हैं, लेकिन आप विश्वास रखिए कि वीडियो देख करके आपको ऐसा लगेगा कि इसके अलावा और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा इतिहास से। तो चलिए आज हम देखेंगे कि कैसे भारत में सिख राज्य की स्थापना होती है। सिख धर्म की स्थापना तो गुरु नानक देव ने कर दी थी मध्यकालीन भारत में, और सिख राज्य का विकास एवं प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसने की, इस बारे में हम देखेंगे। और यह वीडियो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो जैसा जानते हैं कि आप सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले एक उनका शिष्य था बंदा बहादुर, उसको गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि सिखों का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करके पंजाब भेज दिया। इधर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने जिस व्यक्ति बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था सिखों का, उसी बंदा बहादुर ने भारत में एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। और यह स्वतंत्र राज्य कब तक रहा, भारत में कितना विकास किया, कितने राज्य क्षेत्र पर इस सिख राज्य का विस्तार हुआ, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यह बंदा बहादुर कौन था, कहां से आया था और किस प्रकार इसने भारत में सिख राज्य की स्थापना की थी और कैसे इसकी मृत्यु हुई, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं सिख राज्य की स्थापना। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि सिख राज्य का जो संस्थापक था वह बंदा बहादुर था। बंदा बहादुर को ही सिखों का प्रथम राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। तो बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की और कब से लेकर कब तक उसने शासन किया था, तो 1708 से 1716 तक उसने सिख राज्य पर अपना शासन कायम किया था। अब देखते हैं बंदा बहादुर के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं कि बंदा बहादुर का जन्म जम्मू कश्मीर में राजौरी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। यह शुरू से ही बैरागी स्वभाव के थे और जब युवा अवस्था में पहुंचे तो इन्होंने बैराग धारण कर लिया। इसलिए इन्हें एक अन्य नाम से जाना जाता है, माधव दास बैरागी के नाम से। तो जब माधव दास बैरागी के नाम से फेमस हुए और भारत भ्रमण करने लगे, इसी दौरान ये दक्षिण भारत की तरफ गए, जहां पर इनकी मुलाकात महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी से होती है। और यही गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें अपना शिष्य बनाया तथा इन्हें सिखों का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करके पंजाब भेजा था। तो जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार से बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी, उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जहां से प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बंदा बहादुर का जो बचपन का नाम था या इनका जो मूल नाम था वह लक्ष्मण देव था। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में जम्मू के पूंछ जिले में, वो भी राजौरी गांव में हुआ था। तो इस प्रकार बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में राजौरी ग्राम में हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में पड़ता है। इसके बाद इनका नाम जो था बाद में माधव दास पड़ गया। और हमने बताया कि यह जब युवा अवस्था में गए तो इन्हें बैराग हो गया और बैराग के कारण इन्हें माधव दास बैरागी भी कहा जाने लगा। जब बैराग इन्होंने धारण कर लिया तो इन्होंने क्या किया, भारत भ्रमण का निश्चय किया
और उसी दौरान इनकी मुलाकात दक्षिण भारत की तरफ जाते समय गुरु गोविंद सिंह जी से होती है। कहाँ पर? नांदेड़ में, जो महाराष्ट्र में पड़ता था। गुरु गोविंद सिंह से बंदा बहादुर की मुलाकात हुई और गुरु गोविंद सिंह जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कौन? बंदा बहादुर। और प्रभावित होने के कारण ही इन्होंने अपने आप को गुरु का बंदा के रूप में प्रस्तुत किया। तो जब इन्होंने अपने आप को गुरु के बंदे के रूप में प्रस्तुत किया, तभी से इनका एक अन्य नाम पड़ गया, बंदा बहादुर। और आगे चल करके यही नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बंदा बहादुर नाम पड़ गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर का क्या नाम रखा था? गुरु बख्श सिंह। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को कौन सा नाम प्रदान किया था? तो वह था गुरु बख्श सिंह। इस प्रकार आपने देखा कि बंदा बहादुर के कई नाम हो गए, लक्ष्मण देव, माधव दास बैरागी, गुरु बख्श सिंह और अंत में बंदा बहादुर। और इसी के नाम से वह भारत में प्रथम सिख राज्य की स्थापना करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करके पंजाब भेज दिया। इसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है और भारत में अब सिख संप्रदाय की देखभाल और उनकी सुरक्षा का दायित्व तो किसके ऊपर आ जाता है? तो बंदा बहादुर के ऊपर आ जाता है। इसी क्रम में इन्हें सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता के रूप में जाना गया। तो पूछा जाता है कि सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता कौन थे? तो बंदा बहादुर थे। राजनीतिक नेता के रूप में उभर करके आए और इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, वो भी लगातार 8 वर्षों तक। तो मुगलों से लगातार 8 वर्षों तक वह कौन सा सिख शासक था जिसने युद्ध किया था? तो वह थे बंदा बहादुर। ये 8 वर्ष तक मुगलों से लगातार युद्ध करते रहे और इनका जो प्रथम अभियान था वह सोनीपत का अभियान था। तो बंदा बहादुर का प्रथम अभियान कौन था? सोनीपत का अभियान था। 8 वर्ष के लगातार युद्ध के समय हुआ क्या कि सरहिंद का एक सूबेदार था जो मुगल सूबेदार था और यह सूबेदार का नाम था वजीर खां। तो सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खां को बंदा बहादुर ने हराया और हरा करके क्या किया कि जो सरहिंद का क्षेत्र था और सरहिंद में उस समय 28 सूबे आते थे, उन 28 सूबों पर बंदा बहादुर ने अधिकार कर लिया था। तो पूछा जाए अगर कि सरहिंद के 28 सूबों पर किस सिख शासक ने अधिकार किया था सर्वप्रथम? तो वह थे बंदा बहादुर। गुरु नानक तथा गुरु गोविंद, गुरु नानक तथा गुरु गोविंद के नाम के सिक्के भी चलवाए बंदा बहादुर ने। तो गुरु नानक तथा गुरु गोविंद के नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर ने चलवाए थे। और बंदा बहादुर ने क्या किया कि एक नारा दिया। उनके नारा देने से पहले ही सिखों के बीच एक नारा फेमस था। वह कौन था? वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतह। लेकिन बंदा बहादुर ने क्या किया कि वाहे गुरु जी का खालसा नारा के स्थान पर उन्होंने एक नया नारा दिया, फतह दर्शन का नारा दिया। तो फतह दर्शन का नारा किस सिख शासक ने दिया था? तो बंदा बहादुर ने दिया था। 1716 ईस्वी में गुरुदासपुर में एक युद्ध होता है जिसे गुरुदासपुर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1716 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह मुगल और बंदा बहादुर के बीच हुआ था। इसमें हुआ क्या कि बंदा बहादुर को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया और उस समय दिल्ली की गद्दी पर जो मुगल शासक बैठा था वह था फारूक सियर। फारूक सियर ने क्या किया कि 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया। इस प्रकार से
बंदा बहादुर को मृत्यु दंड देने वाला या फांसी देने वाला मुगल शासक कौन था? तो फारूक-सियर था। तो जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई तो इसके बाद सिख नेतृत्व समाप्त हो गया। अब सिखों का कोई मुख्य नेतृत्व करता नहीं रह गया। और इस दौरान हुआ क्या कि ये जो सिख थे ये छोटे छोटे गुटों में बट गए थे। और छोटे छोटे गुटों में जब बट गए तो वो क्या करते थे कि आपस में सभा बुलाते थे और सभा बुला करके उसमें जो निर्णय लेते थे उन्हीं निर्णय के आधार पर सिखों का जो कार्य प्रणाली था वो आगे चलता था। जो छोटे छोटे सिख समुदाय थे उन्होंने सरबत खालसा तथा गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन किया सिखों के बीच में। तो ये सरबत खालसा और गुरुमत्ता प्रथा क्या थी? तो सरबत खालसा का मतलब यह होता था कि वर्ष में 2 बार सिख समुदाय के लोग बैसाखी और दीपावली के दिन एक जगह इकट्ठा होते थे और उस सभा में कुछ निर्णय लिया जाता था और उस निर्णय के अनुसार आगे चल करके जो भी कार्य करना होता था किया जाता था। तो दीपावली और बैसाखी के दिन जो सभा बुलाई जाती थी उस सभा को सरबत खालसा कहा जाता था और जो सभा में निर्णय लिया जाता था उसे गुरुमत्ता कहा जाता था। इस प्रकार धीरे धीरे सिख आगे बढ़ रहे थे। उसी समय हुआ क्या कि 1748 की घटना है कि कपूर सिंह नामक एक जमींदार था और जो आगे चल करके नवाब भी बना। तो कपूर सिंह ने क्या किया कि 1748 ईस्वी में सिख कृषकों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक खालसा की स्थापना की और नाम दिया दल खालसा। तो दल खालसा की स्थापना किसने की? कपूर सिंह ने की। कब? 1748 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज को। इस दल खालसा ने क्या किया कि 1773 ईस्वी में राखी प्रथा को प्रचलित किया। और यह राखी प्रथा क्या थी? तो राखी प्रथा एक प्रकार की कर व्यवस्था थी। कर व्यवस्था क्या थी कि इस राखी प्रथा के अंतर्गत होता क्या था कि जो सिखों का दल था दल खालसा, इसने क्या किया कि गांवों पर एक कर लगाया, वो भी कितना? 1/5 भाग का। इन लोगों ने कहा गांव वालों से कि आप ऐसा करिए कि अपनी उपज का 1/5 भाग हमें दे दीजिए और उसके बदले हम आपके गांव की रक्षा करेंगे। जब भी आपके गांव के ऊपर कोई आफत आएगी, कोई आक्रमण होगा, तो हम उस चीज से आपके गांव की रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार यह जो राखी प्रथा थी, इस प्रथा के अंतर्गत 1/5 भाग कर गांव से वसूला जाता था और उसके बदले गांव को उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। इसी समय सिखों ने क्या किया कि चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन शुरू कर दिया और उनका नाम रखा देग, तेग और फतह। तो देग, तेग और फतह नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन सिखों ने किया था। पूछा गया है कि देग, तेग, फतह क्या है? तो ये चांदी के सिक्के हैं। देग, तेग, फतह नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन पंजाब में करना यह दर्शाता था कि सिख संप्रभुता की प्रथम घोषणा पंजाब में हो चुकी है। इस प्रकार सिख समुदाय आगे धीरे धीरे बढ़ता रहा। समय आया 1763 से 1773 ईस्वी के बीच। उस समय एक व्यक्ति थे आहलूवालिया, जिन्होंने आगे चल करके दल खालसा का नेतृत्व किया था। तो आहलूवालिया के नेतृत्व में इसी दल खालसा में फूट पड़ गई और यह दल खालसा जो था वह 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया। तो दल खालसा किसके नेतृत्व में विभाजित हुआ था? आहलूवालिया के नेतृत्व में या किसके समय में? तो आहलूवालिया के समय में हुआ था। और कितने मिसलों में विभाजित हुआ? तो 12 मिसलों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 12 मिसलों में विभाजित हुआ था। मिसल का मतलब क्या था कि छोटे छोटे राज्य। यानी अब जो दल खालसा था वह पूरे पंजाब में बिखर गया और 12 भागों में बट गया, जिसे स्वतंत्र मिसल की संज्ञा दी गई। यानी 12 छोटे छोटे राज्यों में पंजाब के क्षेत्र बट गए थे। अब यह छोटे छोटे राज्य क्या करते थे? अपना प्रशासन
चलाने लगे, लेकिन उनके अंदर अब उतनी एकता नहीं रह गई थी जो बंदा बहादुर के समय थी। जरूरत थी एकता स्थापित करने की। तो सिखों के बीच अब एकता स्थापित किसने की, उस चीज को हम देख लेते हैं। तो दल खालसा जो 12 मिसलों में विभक्त हो गया था, उसमें से जो शक्तिशाली मिसल थे और जो परीक्षा में भी आए हैं, वो शक्तिशाली मिसल थे भंगी मिसल, अहलुवालिया मिसल और सुकर चकिया मिसल। इस भंगी मिसल की स्थापना छज्जा सिंह ने की थी, जबकि अहलुवालिया मिसल की स्थापना जस्सा सिंह अहलुवालिया ने की थी और सुकर चकिया मिसल की स्थापना चड़त सिंह ने की थी। पूछा जाता है कि 12 मिसलों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली मिसल कौन था, तो सर्वाधिक शक्तिशाली मिसल भंगी मिसल उस समय हुआ करता था। 12 मिसलों में एक मिसल सुकर चकिया, जिसकी स्थापना चड़त सिंह ने की थी। इसी सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे कौन, महाराणा रणजीत सिंह। तो महाराणा रणजीत सिंह का संबंध पूछा जाता है किस मिसल से था, तो सुकर चकिया मिसल से था। अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही महाराणा रणजीत सिंह ने क्या किया, आगे चल करके सिखों को एक समूह में बांधा और भारत में एक बड़े सिख साम्राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह ने 1792 से 1839 ईस्वी तक भारत के पंजाब क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब भी कहा जाता था। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावाला गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरावाला गांव में हुआ था। कब, 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता जो थे वह महासिंह थे, यानी इनके पिता का नाम क्या था, महासिंह थे, जो सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे यानी मुखिया थे। और इन्हीं की मृत्यु के बाद सुकर चकिया मिसल का मुखिया कौन बना, तो महाराणा रणजीत सिंह बने और इन्हीं के नेतृत्व में एक बड़े सिख साम्राज्य की स्थापना हुई। तो महाराणा रणजीत सिंह की माता का नाम राजकौर था। पूछा जाता है इनकी राजधानियों से काफी प्रश्न आते हैं। तो महाराणा रणजीत सिंह की 2 राजधानियां हुई, एक लाहौर और एक अमृतसर। तो लाहौर को राजनीतिक राजधानी कहा गया, जबकि अमृतसर को आध्यात्मिक राजधानी कहा गया या धार्मिक राजधानी कहा गया। इस प्रकार रणजीत सिंह ने अपनी 2 राजधानियां स्थापित की। एक तो लाहौर को राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना गया, और जबकि अमृतसर को धार्मिक राजधानी के रूप में जाना गया। महाराणा रणजीत सिंह के वजीर कौन थे, तो इनके वजीर का नाम ध्यान सिंह था। अभी इनका आगे वर्णन मिलेगा। इनके वित्त मंत्री कौन थे, तो महाराणा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री भगवान दास तथा दीनानाथ थे। हम इन व्यक्तियों के नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। एक बात पूछा गया है कि महाराणा रणजीत सिंह का तोपखाना का अधीक्षक कौन था, प्रमुख कौन था, तो वह हम अभी आगे बता रहे हैं कौन था। तब तक आप लोग गेस करिए कि कौन था। अभी तक आपने इतिहास में सुना था सैयद बंधुओं का नाम, जो मुगल दरबार से संबंधित थे। इसी प्रकार डोगरा बंधु पूछा जाता है कि डोगरा बंधु किसके दरबार से संबंधित थे, तो ये महाराणा रणजीत के दरबार से संबंधित थे। तो याद रखिएगा कि डोगरा बंधु किसके दरबार से थे। डोगरा बंधु कौन कौन थे, तो गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सच्चा सिंह, इनको डोगरा बंधु कहा जाता था। इसी प्रकार पूछा गया है कि विदेश मंत्री महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था, तो फकीर अजीजुद्दीन को महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री माना जाता है। इसी प्रकार तोप खाने का प्रधान, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि राणा रणजीत सिंह के तोप खाने का प्रधान कौन था, तो इलाही बख्श था। नाम याद रखिएगा, इलाही बख्श। 1835 ईस्वी में एक जर्मन यात्री
जिसका नाम था बायरन कलिबेन ह्यूगल। बायरन कलिबेन ह्यूगल महाराणा रणजीत सिंह के दरबार में आया था। तो पूछा जाता है कि कौन सा जर्मन यात्री महाराणा रणजीत सिंह के दरबार में आया था, तो वह था बायरन कलिबेन ह्यूगल, जो 1835 ईस्वी में आया था। इसी प्रकार एक फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था विक्टर जैक्वोमोंट। तो विक्टर जैक्वोमोंट ने महाराणा रणजीत सिंह की तुलना किससे की थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। नेपोलियन बोनापार्ट से महाराणा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैक्वोमोंट ने की थी। कोहिनूर हीरा से प्रश्न आता है कि कोहिनूर हीरा महाराणा रणजीत सिंह को किसने दिया था, तो शाह शुजा ने दिया था। शाह शुजा कौन था, तो यह अफगानिस्तान का एक अमीर था जिसे उसकी गद्दी से हटा करके भगा दिया जाता है। तब शाह शुजा आता है महाराणा रणजीत सिंह के पास, इनकी शरण में, इनकी सहायता से शाह शुजा फिर से अफगानिस्तान का अमीर बनता है। इसी दौरान शाह शुजा इनसे प्रसन्न होकर के इन्हें कोहिनूर हीरा प्रदान करता है। तो कोहिनूर हीरा महाराणा रणजीत सिंह को किसने प्रदान किया था, तो शाह शुजा ने प्रदान किया था। अब चलते हैं जमन शाह की तरफ। जमन शाह कौन था, तो ये जो जमान शाह है ये अफगानिस्तान के अमीर थे और जमान शाह जो थे अहमद शाह अब्दाली का पोता था। अफगानिस्तान का एक अमीर था जमान शाह। जमान शाह के समय में सिख राज्य के जो राजा थे वो रणजीत सिंह थे। तो जमान शाह ने क्या किया कि पंजाब क्षेत्र और लाहौर की तरफ बढ़ा और उनको विजित कर लिया। विजित करके वह अभी और आगे बढ़ ही रहा था, तभी जमान शाह को पता चला क्या कि उसके क्षेत्र काबुल में विद्रोह हो गया है। तो काबुल में विद्रोह को दबाने के लिए वापस जमान शाह लौट जाता है और इस दौरान जब वह लौटता रहता है तो चिनाब नदी को जब पार कर रहा होता है तो उसमें उसकी 12 तोपें गिर जाती हैं। तो 12 तोपों को वह वहीं छोड़ करके वापस चला जाता है काबुल, जहां पर विद्रोह दबाना आवश्यक था। तो इन 12 तोपों को राणा रणजीत सिंह ने निकलवाया और उन तोपों को जमान शाह को वापस काबुल भिजवा दिया। इससे जमान शाह बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उसने जो लाहौर की विजय की थी उस लाहौर को किसे दे देता है, महाराणा रणजीत सिंह को दे देता है। इस प्रकार महाराणा रणजीत सिंह का क्षेत्र और बड़ा हो जाता है। उनके क्षेत्र में अब लाहौर भी सम्मिलित हो जाता है। महाराणा रणजीत सिंह को पूछा जाता है कि राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो जमान शाह ने प्रदान की थी। एक बार देख लेते हैं। जमान शाह अफगानिस्तान का अमीर था। जमान शाह जो था वह अहमद शाह अब्दाली का पोता था। 1798 ईस्वी में जमान शाह ने लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। उसी समय काबुल में विद्रोह हो जाता है और विद्रोह को दबाने के लिए जमान शाह वापस जा रहा होता है। तभी चिनाब नदी, नदी का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। तभी चिनाब नदी में उसकी 12 तोपे, तोपे भी याद रखिएगा, 12 तोपे चिनाब नदी में गिर जाती है, जिन्हें वह छोड़ करके वापस काबुल चला जाता है। लेकिन राणा रणजीत सिंह ने क्या किया कि चिनाब नदी से उन 12 तोपों को निकलवा करके वापस काबुल जमान शाह के पास भेज दिया, जिससे जमान शाह प्रसन्न हो गया और लाहौर का क्षेत्र किसे दे दिया, राणा रणजीत सिंह को दे दिया। इस प्रकार 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार हो गया। और जमान शाह ने क्या किया, लाहौर तो दे ही दिया था, साथ ही साथ उन्हें राजा की उपाधि भी प्रदान की। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य का विस्तार हो रहा था और जब राज्य का विस्तार हो रहा था तो उस समय भारत में दो मुख्य शक्तियां थीं, एक थी अंग्रेज और दूसरे थे मराठा। तो अंग्रेज और मराठा शक्ति के बावजूद धीरे धीरे सिख राज्य का विकास हो रहा था। इधर हुआ क्या कि मराठाओं से युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली का, वह भी पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या मराठा जो है
बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अब मराठों का भारत में विस्तार रुक जाता है और इधर अंग्रेज तो अपना विस्तार कर ही रहे थे, तो मराठों के विस्तार रुक जाने से इधर किसको अवसर मिल गया? महाराणा रणजीत सिंह को अवसर मिल गया और उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार शुरू कर दिया। और जब राज्य क्षेत्र का विस्तार शुरू कर दिया तब अंग्रेजों को चिंता हुई कि यह देखते हैं कि महाराणा रणजीत सिंह काफी ज्यादा क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेंगे। तब उस समय क्या हुआ कि एक अंग्रेज व्यक्ति था लॉर्ड मिंटो, उसने क्या किया कि चार्ल्स मैकटाफ को महाराणा रणजीत सिंह के पास भेजा, कहा कि जाइए और किसी प्रकार से उनसे संधि कीजिए ताकि वह अपने राज्य का विस्तार ज्यादा न कर सके। इस प्रकार चार्ल्स मैकटाफ अंग्रेजों की तरफ से आता है और वह किसी प्रकार से महाराणा रणजीत सिंह को राजी कर लेता है अमृतसर की संधि करने के लिए। महाराणा रणजीत सिंह भी जानते थे कि अंग्रेजों से अगर वह लोहा लेते हैं तो नुकसान इन्हीं का होगा। इसी के चलते 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है और यह संधि अंग्रेजों तथा महाराणा रणजीत सिंह के बीच होती है। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो चार्ल्स मैकटाफ ने किया था। इस संधि के द्वारा क्या हुआ कि महाराणा रणजीत सिंह की जो राज्य विस्तार की सीमा थी तो उनके दक्षिणी सीमा, उनके राज्य की दक्षिणी सीमा सतलज नदी को माना गया। देखिए यह है महाराणा रणजीत सिंह का राज्य। तो महाराणा रणजीत सिंह अपने राज्य पे विस्तार कर रहे थे। इनका विस्तार इधर लाहौर तक हो गया था, पेशावर तक हो गया था, कश्मीर भी वो जीतने वाले थे। उसी बीच अमृतसर की संधि हो जाती है। तो अमृतसर की संधि में यह कहा गया अंग्रेजों द्वारा कि अब जो महाराणा रणजीत सिंह का राज्य होगा वह राज्य उनका दक्षिण की तरफ विस्तार नहीं करेगा, वो चाहे तो अपना उत्तर की तरफ विस्तार कर सकते हैं। और उसी राज्य से सट करके एक नदी बहती थी, सतलज नदी। उन इस सतलज नदी को महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान ली गई और यह कहा गया कि अब महाराणा रणजीत सिंह अपने राज्य के दक्षिण में विस्तार नहीं करेंगे। इस प्रकार अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से महाराणा रणजीत सिंह को भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बढ़ने से रोक लिया। इसी संधि में अंग्रेजों ने कहा कि अब वह सतलज के उत्तर की ओर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी सतलज के उत्तरी क्षेत्र में अब महाराणा रणजीत सिंह अपना विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार महाराणा रणजीत सिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया और विस्तार के दौरान जब उनका राज्य स्थापित हो गया तो उनके राज्य में याद रखिएगा कि प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो उनके राज्य में प्रांतों की संख्या 4 थी, यानी उनके राज्य को 4 सूबों में बांटा गया था। एक तो कश्मीर का सूबा था, दूसरा पेशावर का, तीसरा लाहौर और चौथा मुल्तान का सूबा था। इस प्रकार महाराणा रणजीत सिंह के राज्य में 4 सूबे, कश्मीर का क्षेत्र, मुल्तान का क्षेत्र, लाहौर का क्षेत्र और पेशावर का क्षेत्र सम्मिलित थे। महाराजा रणजीत सिंह से एक क्वेश्चन आता है त्रिपक्षीय संधि के बारे में। तो त्रिपक्षीय संधि कब हुई? 1838 में हुई और किसके किसके बीच हुई? तो अंग्रेज और शाह शुजा तथा महाराणा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। देख लेते हैं त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में हुई। किसके किसके बीच? शाह शुजा, अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच यह संधि होती है। त्रिपक्षीय संधि के बाद होता क्या है कि प्रथम अफगान युद्ध होता है और त्रिपक्षीय संधि के बाद सिंध में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रख दी जाती है। तो याद रखिएगा त्रिपक्षीय संधि के द्वारा सिंध में अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखी थी। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है कब? 1839 ईस्वी में। रणजीत सिंह के प्रशासन से कुछ प्रश्न आते हैं, उनको देख लेते हैं। रणजीत सिंह का जो प्रशासन था वह उदार किस्म का था, यानी वह एक उदार निरंकुश शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राष्ट्रमंडल अथवा खालसा का अपने आप को प्रतिनिधि मानते थे और इसी कारण वह
अपनी सरकार को सरकार-ए खालसा कहते थे। तो सरकार-ए खालसा किस शासक से संबंधित है? रणजीत सिंह से संबंधित है। रणजीत सिंह अपने आप को क्या मानते थे? सिख राष्ट्रमंडल अथवा खालसा का प्रतिनिधि मानते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज-ए खास सेना का गठन किया। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रणजीत सिंह ने क्या किया कि कुछ विदेशी अधिकारियों जैसे जनरल वेंटूरा, कर्नल गार्डनर, जनरल एलार्ड, इनके नेतृत्व में रणजीत सिंह ने एक फौज की स्थापना की जिसका नाम रखा फौज-ए खास। यह फौज जो थी वह आधुनिक किस्म की थी क्योंकि उनका प्रशिक्षण विदेशी अधिकारियों द्वारा आधुनिक तरीके से किया गया था। रणजीत सिंह ने कुछ सिक्के भी चलवाए अपने शासनकाल में। उन्होंने गुरु नानक तथा गुरु गोविंद के नाम से सिक्के चलवाए थे। रणजीत सिंह ने जो गुरु नानक के सिक्के चलवाए उन सिक्कों पर उन्होंने नानक सहाय अंकित करवाया तथा गुरु गोविंद के नाम का जो सिक्का चलवाया था रणजीत सिंह ने उस पर गोविंद सहाय का नाम अंकित करवाया। इस प्रकार रणजीत सिंह ने नानक सहाय तथा गोविंद सहाय नामक सिक्कों का प्रचलन किया था। रणजीत सिंह ने श्री अकाल साहब नामक लिखित एक राजकीय मोहर भी बनवाई थी। तो पूछा जाए कि रणजीत सिंह की राजकीय मोहर पर किसका नाम उल्लेख किया गया है? तो श्री अकाल साहब का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार रणजीत सिंह के बारे में कुछ तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे रणजीत सिंह भारत के पहले शासक थे जिन्होंने न तो कभी अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की और न ही ब्रिटिश संप्रभुता के सम्मुख समर्पण किया था। तो रणजीत सिंह ऐसे भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने न तो कभी अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की और न ही उन्होंने कभी ब्रिटिश संप्रभुता के सम्मुख अपना शीश झुकाया या समर्पण किया था। महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद खड़ग सिंह गद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा कि रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? खड़ग सिंह बैठा था कुछ समय के लिए। इसके बाद अगला शासक नौनिहाल सिंह होता है और फिर अगला शासक शेर सिंह होता है और इसके बाद फिर रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दलीप सिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है, जो क्या अल्पवयस्क अवस्था में थे। यानी अल्पवयस्क अवस्था में दलीप सिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है और इनकी जो माता थी उनका नाम था रानी जिंदन, जिन्हें झिंदन भी कहते हैं, और वजीर था लाल सिंह। यानी माता रानी जिंदन तथा वजीर लाल सिंह दोनों ने मिलकर दिलीप सिंह को अल्पवयस्क अवस्था में गद्दी पर बैठाया और उनके संरक्षण का भार स्वयं संभाला। किसने? रानी जिंदन तथा वजीर लाल सिंह ने संभाला था। लाल सिंह बहुत चालाक था। यह रानी जिंदन का प्रेमी भी था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिख मतलब तो आप जानते हैं। यानी प्रथम अंग्रेज और सिखों का युद्ध कब हुआ? 1845 से 1846 के बीच हुआ। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हुआ क्या कि युद्ध तो हुआ लेकिन छोटे छोटे युद्ध हुए, उनका कोई परिणाम नहीं लिखना। अंत में इसी के तहत एक सराबाओ का युद्ध होता है। सराबाओ का युद्ध लड़ा जाता है जो 10 फरवरी 1846 ईस्वी को लड़ा जाता है। और इस युद्ध में हुआ क्या कि सिखों की हार हो गई और अंग्रेजों की जीत हो गई, जिसके तहत लाहौर की संधि की गई और यह लाहौर की संधि 9 मार्च को की गई 1846 ईस्वी में। यानी लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को सिखों और अंग्रेजों के बीच की गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो लाल सिंह का था। लाल सिंह के धोखेबाजी की वजह से जो सिख थे वह प्रथम आंग्ल युद्ध हार गए थे अंग्रेजों से। तो इसके तहत लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 ईस्वी को। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया कि वजीर लाल सिंह को तथा रानी जिंदन को दिलीप सिंह का संरक्षक मान लिया। और लाहौर में क्या किया गया इस लाहौर संधि के तहत कि सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिमेंट का अधिकारी नियुक्त घोषित किया गया
यानी अब जो ब्रिटिश अधिकारी थे सर हेनरी लॉरेंस, उनके नेतृत्व में एक ब्रिटिश रेजिमेंट कहाँ रखी गई? लाहौर में रखी गई। इसी संध के तहत, लाहौर संध के तहत कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा बेच दिया गया। किसे? गुलाब सिंह को। वो भी कितने में? 50 लाख रुपए में गुलाब सिंह को बेचा गया था। कश्मीर का क्षेत्र किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा बेचा गया था। क्यों बेचा गया था? क्योंकि यह जब युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद अंग्रेजों को विजय मिल गई थी, तो अंग्रेजों ने इस संधि के द्वारा यह नियम लगाया था कि जो लाहौर का दरबार है वह अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देगा। लेकिन लाहौर दरबार इतना अमीर नहीं था, इसलिए वह 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को नहीं दे पाया, जिसकी एवज में अंग्रेजों ने कश्मीर का पर्वतीय क्षेत्र बेचा। किसे? गुलाब सिंह को 50 लाख रुपए में बेचा था। इसके बाद रानी जिंदल और लाल सिंह चुप बैठने वाले नहीं थे। वो धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति सिखों को भड़काते रहे, और उसके बाद अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला, तब भैरोवाल की संधि की जाती है। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को की गई थी, और यह जानते हैं किसके किसके बीच? तो अंग्रेजों और सिखों के बीच की गई थी। भैरोवाल संधि के अंतर्गत किया गया था कि अंग्रेजों ने क्या किया कि 8 सिख सरदारों की एक समिति बनाई, और इस समिति को यह कार्य सौंपा कि अब आप अल्पवयस्क राजा दिलीप सिंह का संरक्षण का कार्य संभालेंगे। तो भैरोवाल की संधि के तहत 8 सिख सरदारों की एक समिति बनाई गई, जिसके द्वारा दिलीप सिंह का संरक्षण प्रदान किया गया। भैरोवाल की संधि के तहत ही रानी जिंदन को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर के बनारस भेज दिया गया, क्योंकि अब संरक्षण का कार्य कौन संभाल रहा था? दिलीप सिंह का। तो वह 8 सरदारों की समिति थी। इसी क्रम में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में भी कई युद्ध हुए, लेकिन 2 मेन युद्ध हुए जिनसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का निर्णय हुआ। एक था चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को झेलम नदी के तट पर लड़ा गया, और इस चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजों को क्या? भारी क्षति उठानी पड़ी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने गुजरात का युद्ध लड़ा सिखों के साथ। गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। ये पूछा गया है, तोपों का युद्ध। तोपों का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ था, जिसे गुजरात का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया, और कहा? तो चेनाब नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था वह चार्ल्स नेपियर था। चार्ल्स नेपियर ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था गुजरात के युद्ध में। इस युद्ध में क्या हुआ कि सिखों की हार हो गई, और समस्त पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि पूरे पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। जब पूरे पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, तब जो पंजाब के शासक थे महाराजा दलीप सिंह, तो महाराजा दलीप सिंह अभी अल्पवयस्क अवस्था में थे। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि महाराजा दलीप सिंह को 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया था, और उनका संरक्षक एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। किसे? डॉक्टर लगून को। पूछा जाता है महाराजा दलीप सिंह का संरक्षक कौन था? तो डॉक्टर लगून था। डॉक्टर लगून के प्रभाव में आकर के महाराजा दलीप सिंह ने 1853 ईस्वी में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में जब महाराजा दलीप सिंह भारत आते हैं, और उन्हें अपनी मातृभूमि से अगाध प्रेम हो जाता है, और इस कारण से वह फिर से ईसाई धर्म को छोड़ करके सिख धर्म अपना लेते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कैसे सिख राज्य की स्थापना हुई, और किस प्रकार उसका पतन भी हुआ।